अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात पाक फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हालात के पेश नज़र ये बड़ा अहम फैसला किया गया है और ये फ़ौज में बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा बात नैब से मुतालिक जो मुकदमात हैं अब वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ बात स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 की भी इफ्तिताई तकरीब थी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नून लीग आज जलसा करने जा रही है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर उनको तरक्की दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया गया था 27वीं तरमीम के बाद, और उसके बाद एक नया ओहदा 4 स्टार का क्रिएट किया गया था, ये स्ट्राइक फोर्स वाला, ठीक है ना। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स का एक ओहदा 4 स्टार जनरल का किया गया था और सीडीएफ जो है वो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल को किया गया था, चेयरमैन नजरें टिकी थी इस ओहदे के लिए। तब से ही सबको था कि एक नया 4 स्टार जनरल आना है, क्योंकि आइन में एक नए 4 स्टार जनरल की जगह पोजीशन पैदा हो गई थी, पोजीशन और सबको इसका इंतजार था। और बिलाखिर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा साहब को 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया गया है। ये मिसाइल्स और जितनी जो जदीद वॉरफेयर है उसके ये कमांडर होंगे, जिसमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं और चीज़ें हैं जो नया जंग का। देखें ना, एक एयरफोर्स है, एक नेवी है, एक आर्मी है, अब एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स है जो आप देखें जो मिसाइल वगैरह की सूरत में ये उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स, और ये अब उसको ये हेड करेंगे, ठीक है। तो ये एक नई फोर्स पाकिस्तान ने बनाई है, उसके ये पहले 4 स्टार जनरल होंगे और मार्का हक के बाद पाकिस्तान को इस फोर्स की जरूरत पड़ी थी क्योंकि उसमें हमारे अल-फतह मिसाइल और सब ड्रोन्स ने बहुत काम किया था। तो उस सारे के ऊपर एक फोर्स बनाने की बात का आइडिया दिया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। फिर 27वीं तरमीम में उसके अंदर ये हुआ। तो जनरल आमिर रज़ा ओटीएस से हैं जी, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बहुत ट्रस्टेड और बहुत काबिल-ए-एतमाद साथी हैं। इस वक्त सीजीएस के ओहदे पे थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो ऑलरेडी फ़ौज में बहुत अहम होता है, क्योंकि फ़ौज के बहुत इंतज़ामी जो इख्तियारात हैं या इंतज़ामी है सारा कुछ वो आर्मी चीफ के बिहाफ पे सीजीएस देख रहा होता है। तो अब जब सीजीएस से आमिर रज़ा साहब चले गए हैं वो कमांडर नेशनल स्ट्राइक फोर्स, तो ये देखना पड़ेगा कि अब नए सीजीएस कौन अपॉइंट होते हैं। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा साहब हिलाल इम्तियाज़ हैं, सितारा बिसालत हैं, और उसके अलावा उन्होंने जो है बहुत आला एजाज़ात हासिल किए हैं, बहुत अच्छा कैरियर है इनका। और ये लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं, 9 मई के बाद इनको लाहौर का कोर कमांडर भी लगाया गया था और अब इनको 4 स्टार जनरल के तौर पे प्रमोट किया गया। एक लंबी लाइन थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो 4 स्टार के लिए कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आमिर रज़ा को 4 स्टार, अब वो जनरल आमिर रज़ा हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और जनरल आमिर रज़ा हैं फौज की। अब उसमें एक कैटेगरी में ऐसा हुआ है और ये पहले जो हैं इस हवाले से हमारे कमांडर होंगे, स्ट्राइक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर पहले होंगे जो आए हैं। ये ओहदा मैंने पहले भी बताया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ख़त्म करके नया 4 स्टार ओहदा बनाया गया था। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब, नैब से मुतालिक बड़ा फैसला आया है कि अब वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। किसको फ़ायदा देख रहे हैं होते हुए? तहरीक इंसाफ को तो फोर्शो नुकसान होता ही नज़र आ रहा है इस हवाले से। देखिए, तहरीक इंसाफ की ये कोशिश थी कि कम से कम ज़मानत की हद तक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुने जी, और वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि जो नैब कवानीन में तरमीम की गई थी उनके तहत अब हाई कोर्ट के बाद जो एपेलेट अथॉरिटी है वो आईनी अदालत है। लेकिन जब से आईनी अदालत बनी है हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आईनी अदालत जाने से ज़रा इज्तनाब करती है और उसकी कोशिश होती है कि उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएँ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह फैसला कर दिया है कि जो नैब से मामलात ज़मानत और अपीलें हैं वो आईनी अदालत सुनेगी। जो नैब तरमीम में जो की गई हैं, नैब कानून में तरमीम, उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया है। अब यहाँ 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो आईनी अदालत में जाएंगी, और कुछ केसेस में आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को सजा दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजा खत्म कर दी थी, कलअदम कर दी थी 3 मुकदमात में। ऐसे ही उनमें इद्दत भी है, उनमें और मुकदमात भी हैं, तोशाखाना भी है। वो सारे मुकदमात भी अब आईनी अदालत में उनके खिलाफ नैब की अपीलें आएंगी, तो वो भी आईनी अदालत में आएंगे। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं है। उनकी ख्वाहिश थी कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन ख्वाहिश के आगे कानून आड़े आ गया और ये मामला जो है अब देखें ना जी, आईनी अदालत पहुंच गया। अब देखें इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब उन्हें कह रहे हैं कि आप अपीलों पर दलाइल दें। वो कहते हैं हमने ज़मानत पर दलाइल देने हैं। वो कहते हैं जब अपीलों का फैसला होगा तो साथ ज़मानत का फैसला भी हो जाएगा। इस एक नुक्ते को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमारा पहले ज़मानत का मुकदमा सुना जाए, लेकिन चूंकि उनका पहले ज़मानत का मुकदमा सिर्फ नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है। अब मेरा नहीं ख्याल इसके बाद तहरीक इंसाफ आईनी अदालत जाएगी। मेरे ख्याल में अब उन्हें सरफराज डोगर साहब के पास अपनी अपीलों पर ही जो है वो देने पड़ेंगे दलाइल, ये इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे मौजूद नहीं है। मुज़म्मिल साहब, इसके अलावा इस्लामाबाद में तकरीब हुई है, फील्ड मार्शल भी थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद थे। स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 और ये AI की दुनिया में कदम रखते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया गया है। जदीद तरीन डेटा सेंटर हैरान कुन और काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस AI डेटा सेंटर को? देखें, ये भी एक मार्का हक के बाद ज़रूरत पेश आई। पाकिस्तान का सारा जो डाटा था वो आई क्लाउड और इधर उधर पड़ा हुआ था और पाकिस्तान का अपना कोई ऐसा डाटा सेंटर बड़ा मौजूद नहीं था जो सरकारी, जहाँ पे सारा डाटा सरकारी हर किस्म का डाटा हो। और एक अपना पाकिस्तान का AI डाटा सेंटर की बड़ी ज़रूरत महसूस की गई थी कि हम अपने डाटा को सिक्योर कैसे करें। असल तो काम है अब दुनिया में टेक्नोलॉजी के बुनियाद और डाटा को सिक्योर करने का काम है। हर मुल्क का डाटा दूसरा मुल्क हैक करना चाहता है, हर मुल्क की तफसीलात दूसरा मुल्क करना चाहता है, स्पेशली एटॉमिक पावर होते हुए। तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बुनियादी तौर पर ब्रेन चाइल्ड है ये डाटा सेंटर, और उन्होंने ही जो है वो कुछ बिजनेसमैन को इस तरफ राग़ब किया कि वो इसमें ये डाटा सेंटर बनाएं। और स्काई 47 लिमिटेड का मंसूबा है जो पाकिस्तान का सबसे पहला है और इसमें बहुत सारी कंपनीज का इश्तराक है और बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर ये डाटा सेंटर बनाया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर है, इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुकाम पर बनाया गया है। और आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और दीगर जो आला फौजी और वज़रा हैं वो वहाँ मौजूद थे। और इस मौके पर जो है ना, जो फील्ड मार्शल ने भी खिताब किया है और शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया है। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को AI और डाटा सेंटर्स की फील्ड में आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत सारा डाटा अनसिक्योर्ड है और हम हाई क्लाउड वगैरह इधर उधर रखते हैं। हमारे अपने डाटा सेंटर्स होंगे तो हम अपना डाटा अपने पास रखेंगे, उन्हें हमें बाहर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मुज़म्मिल साहब, अब मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर आज नून लीग भी जलसा कर रही है, अपना पावर शो, और बड़ी कॉन्फिडेंट है नून लीग भी। अब IPP की भी एक दफ़ा मतलब इस पर बात भी हम प्रोग्राम में कर चुके हैं कि IPP भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि इक़्तिदार तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का उन्हीं के हाथ में आएगा, लेकिन अब नून लीग हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। जलसागाह की सूरत हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं, जलसे में काफ़ी सारे लोग तो मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन जो 27 जुलाई को होने वाला है, किसका वोट बैंक भारी नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला है। PTI ने तो बाइकआउट किया हुआ है और IPP की कैंपेन को बहुत ज़्यादा किक नहीं कर सकती है और हमें कोई इतनी IPP की बड़ी कैंपेन नज़र नहीं आई है। बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। गोलाबारी भी दोनों के बीच में चल रही है। कहा है बिलावल ने कि रायवंड का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब ने एक मेरा मतलब रस्मी बात की, वो इलेक्शन ही नहीं लड़े तो वो वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं? आप मेरी बात सुने ना, उनके कहीं से कागज ही नहीं जमा, वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो वो कहते वैसे उन्होंने अपनी कश्मीर से मोहब्बत में मेरे ख्याल में ये बात की है कि मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म लगा दें। अगर वो लड़े होते तो वैसे वो कश्मीरी हैं, फिर वो किसी महाजर सीट से जाके इलेक्शन लड़ लेते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़े। लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मार्का है इसको दो तरह से देखा जा रहा है।
कुछ दोस्तों की ये राय है कि ये तो एक नूरा कुश्ती है, दोनों की आपस में हुकूमत भी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे करप्शन का इल्जाम भी लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं और दोनों इक़्तिदार में इकट्ठे भी बैठे हैं। तो लोगों को ये नूरा कुश्ती लगती है। लोग कहते हैं कि मामूल पर ना होने का जिम्मेदार वफाक को ठहराया जाता है। तो ये एक जो है ना, लोगों को लगता है कि यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से तो दोनों इकट्ठे हैं और इलेक्शन क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अब दुनिया में इत्तेहादी सियासत में ये एक नॉर्मल बात है। जो भी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं वो इलेक्शन तो अलग अलग लड़ती हैं, इकट्ठे इलेक्शन तो नहीं लड़ती हैं, उनका मैनिफेस्टो अलग अलग होता है और ये दुनिया की जमहूरियतों में एक नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आपको पता है ये इसको बहुत सीरियस ले लिया जाता है और समझा जाता है कि ये तो बड़ा, जब एक दूसरे से जब तक दुश्मनी ना हो तब तक अपोजिशन नहीं हो सकती। लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल की जो तकारीर थी, फिर नून लीग ने उसका जवाब दिया, उससे माहौल थोड़ा आलूदा हुआ। वरना मेरे ख्याल में अगर तरक्याती कामों का और परफॉर्मेंस का मुकाबला रहता तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता। और फैसला आवाम ने करना है, आवाम परफॉर्मेंस पर फैसले करती है और इलेक्शंस में हम देखते हैं कि जाहिर है फोरशोर सूरत हाल क्या होती है। और अब आज़ाद कश्मीर के हालात तो हमें पहले ही पता है कि ठीक नहीं है। नून लीग पर यह बड़ा इल्ज़ाम था कि गिलगित में उन्होंने कैंपेन ही नहीं चलाई। नवाज शरीफ साहब एक छोटे से जलसे के लिए गए, मरियम गई नहीं। तो मेरे ख्याल में उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा और सब ने कहा जी कि कोई कैंपेन चलाता ही नहीं है। तो इस बार मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुद आज़ाद कश्मीर के जलसों में नजर आ रहे हैं। और अब 10 ग्रीन बसें तो मरियम नवाज की मुजफ्फराबाद पहुंच भी गई हैं। अब वो ग्रीन बसें उनको वोट लेके देती हैं। दहानियां भी कराई गई हैं कि हालात बेहतर होंगे। करप्शन की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई जो राना सनाउल्लाह साहब ने नाम लिए बगैर कहा है कि पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की मुबैना करप्शन है, चोरी की है उन्होंने, इल्जाम है। जाहिर है ये अब किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? उन्होंने कहा दुबई चला गया ये पैसा, शॉर्ट है तो सुनवा दें। जी जी का नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं। करप्शन बता के करते हैं, शर्म हया नहीं है। ये जवाब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त भी आ सकता है। हाँ, बिलावल की अगली स्पीच में इसका जवाब आएगा। कल एक शो में कमर जमान कायरा साहब को भी देख रहा था, वो इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये दर्जा हरारत, जो इलेक्शन का दर्जा हरारत है ना, कुछ बिलावल ने उसको गर्म किया है, कुछ फिर अब राना सनाउल्लाह साहब उसमें तड़का लगा रहे हैं। नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी जाहिर है उसके बाद तो हालात हमें पता ही है। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन तक किया है, फिर उसके बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन गिलगित में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत नहीं बनाई, नून लीग अपोजिशन में बैठी है वहाँ जाकर। ठीक है, ये तो अब हम बताएंगे, आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का क्या बनेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ईरान अमेरिका सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के ईरान पर 13वें रोज़ भी फ़ज़ाई हमले जारी हैं और ये हमले जॉर्डन, कुवैत और बहरीन की एयर बेसिस से किए जा रहे हैं। बदले में ईरान भी सुबह शाम इन एयर बेसिस को अटैक कर रहा है और 20 साल से मौजूद ये स्ट्रॉन्ग एयर बेसिस इस टाइम तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर ही नजर आ रही है। पीट हेग्सेथ ने भी सवाल उठा दिए कि रशिया और चाइना के सपोर्ट के बगैर इतना कैलकुलेटेड अटैक आखिर कैसे पॉसिबल है। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमें साजिद तारिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। साजिद तारिर साहब, आगे क्या होने वाला है? तेहरान से सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स निकल गए हैं, यूरोप के, सब के, तो आगे अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है? अमेरिका किस किस्म का हमले की तैयारी कर रहा है? अब तो यह है कि आगे अमेरिका क्या करने लगा? अल्टीमेटम भी दे दिया। देखिए, दो चीजें मुजम्मल भाई ऐड करना चाहूंगा कि आज जो खबर ये निकल रही है कि अली जैदी साहब, जो कि अमेरिका में अभी इराक के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अमेरिका के दौरे पे थे, इस वक्त तेहरान में हैं। आज टाइम ऑफ इजराइल जो है इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने वो एक मैसेज यहां से प्रेसिडेंट ट्रंप का लेकर गए हैं सीज फायर के हवाले से, और ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो मैं चीजें देख, और दूसरा
एक जो मैं नई चीज होती देख रहा हूं यहाँ पे, अगर होसीज वहां पे रेड सी के अंदर, बाबुल मंदब के अंदर एक्टिव मजीद होंगे, मैं देख रहा हूं कि यूरोप भी अमेरिका के साथ एक अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। और तीसरी चीज मैं एक देख रहा हूं, अगर यहां से मजीद आगे बढ़े ये बाबुल मंदब की वजह से, तो युनबो जो पोर्ट है जो इन्होंने वहां पे सऊदी अरेबिया की, जहां से ज्यादा तेल उनका गुजर रहा है सऊदीज का, 5 मिलियन बैरल जो है वो हर रोज वहां से गुजरता, अगर उसको रोका गया तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूरोप सारे ये इकट्ठे होकर इस पर रिटेलिएट करेंगे। ईरान जो है इसमें इस वक्त वैसे भी पब्लिक ओपिनियन के अंदर अगर देखा जाए, ईरान एग्रेसर लग रहा है। ज्यादातर दुनिया की हमदर्दियां इस वक्त लेकिन वो बात ठीक है साजिद तारिर साहब, ईरान एग्रेसर लगे या विक्टिम लगे, सवाल यह है कि 40 दिन पहले बमबारी की, 13 दिन अब कर ली, ईरान खड़ा है और बल्कि उन्होंने बाबुल मंदब भी बंद कर दिया है। अमेरिका के पास इसका कोई हाल नहीं, तो अमेरिका जंग बंद करके चला जाए, या अगले 48-72 घंटे में ये जो B1 B2 और ये जो बड़े तैयारे अब वो लेकर गया है, आपको क्या लगता है, क्या मूड है वाशिंगटन में अगले 72 घंटे का? आज जो देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बिल्कुल बड़ी सख्त धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी फैसला करने वालों, मैसिव, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि मैसिव अटैक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है उसका, वो कहते हैं मैं बड़ी जल्दी फैसला करने लगा हूं और इनको एक फौजी सजा दूंगा। और दूसरा एक जो नई बात मार्को रूबियो ने अगले दिन कही है, उन्होंने कहा है कि हेड फॉर एन आई, अगर एक आंख जाया जाएगी उसके बदले हम जो है सर लेंगे उसके बदले में। तो मेरे ख्याल में मूड बन रहा है किसी मैसिव एयर स्ट्राइक का। और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2 दिनों में ये कहते रहे हैं कि दे हैवंट सीन माय अदर साइड येट। मेरा अभी तक उन्होंने कोई फाइनल मैसिव अटैक अभी तक नहीं देखा ईरान ने। और मैं समझता हूं अगले, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 24 या 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर कोई अगर बड़ी सफारती इंटरप्शन नहीं होती। और मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मल भाई, पहले पाकिस्तान जो है उसने बड़ी मदद की ईरान की, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त साइड लाइन पे, क्योंकि होतीज की वजह से जो सऊदी अरेबिया है, अल्टीमेटली पाकिस्तान भी उसकी पार्टी है उसमें, तो मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान की, वो आज साइड लाइन पे खड़ा है। ईरान को कुछ ना कुछ करना होगा इस वक्त। नन ऑफ कंट्री, देखें दूसरा कंट्री इनके साथ कतर था, इन्होंने उनके जहाजों पे भी हमला किया। इनके साथ बहरीन काफी खड़ा रहा, वो भी आज देखा जाए तो ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। अगर आज अब उन्होंने एक और स्टेप लिया ईरान ने चाइना और रशिया के साथ डायलॉग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी। तो मैं ये नहीं समझता कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से सर्व कर रहा था ईरान को, आज उनके साथ वो सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन बाबुल मंदब से चाइनीज टैंकर्स तो गुजर गए हैं ना आज आराम से। हुसियों ने चाइनीज के तेल को तो इंटरप्ट नहीं किया, सऊदियंस की चाइनीज सप्लाई तो जारी रखी है उन्होंने। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं देखता हूं, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास यही तो, ईरानी इस वक्त जिस तरह पहले अभी सना जो फरमा रही थी कि जिस तरह पीट हेक्सेथ ने कहा है कि चाइना की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर किस तरह पॉसिबल है, ईरान जो है उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है और उनको असला भी दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें तो सामने इस वक्त हैं, इसमें नजर आ रही है। लेकिन ईरान भी तो कह रहे हैं ना कि अगर मुझे आपने तबाह किया तो मैं सारे अरब ममालिक तबाह कर दूंगा। तो फिर उसमें क्या होगा? वो कहता है कि मैं यूएई तबाह कर दूंगा, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, वो तो किसी को नहीं, वो कहता है मैंने तो सारे तबाह कर देने। और उसने कहा है कि सब 500 मीटर से दूर चले जाएं लोग सिविल आबादियों से। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए मुजम्मल भाई, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी जंग के दौरान अमेरिका ने असला कुवैत को भी बेचा है, अमेरिका ने असला जो है वो सऊदी अरेबिया को भी बेचा है। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में ये फिर अगर सोचा जाए तो ईरान इनडायरेक्टली सर्विंग यूएस, पर्पस उनका सर्व हो रहा है इस वजह से कि अमेरिका चाइना का एनर्जी सोर्स को चोक करना चाहता था, उन्होंने कर लिया है, असला भी बेच रहा है और एक बूंद भी हरमूज और बाबुल मंदब से अमेरिका नहीं आती। उन्होंने अपने तेल का बंदोबस्त भी वेनेजुएला से कर रखा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, अगर दिस वाज एन ऑब्जेक्टिव, अगर लार्जर पिक्चर को देखा जाए तो मेरे ख्याल में अमेरिका, यूएस हैज डन व्हाटएवर दे वांटेड। पर यूएस की रेट खत्म हो गई ना। ईरान ने ये साबित कर दिया कि यूएस हमें शिकस्त नहीं दे सकता। और जो अरब ममालिक हैं वो बेशक असला खरीद रहे हैं, लेकिन वो दूसरे सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को भी देख रहे हैं कि अमेरिका तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता।
देखिए वो अगर अपनी साख के बदले आपकी इकोनॉमी भी और आपके ऑब्जेक्टिव आप चाइना की तरक्की को रोक लें और अगर चाइना को चोक कर लें जो आपका ऑब्जेक्टिव हो एक अपनी गुडविल के एक्सचेंज में, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड डील, सौदा बुरा नहीं है। अगर अमेरिका ने चाइना को चोक कर दिया, आपकी बेल्ट रोड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव, उनके ब्रिज भी सारे गिरा दिए हों, ईरान की तरक्की चाइना की तरक्की को भी रोक दिया हो, तो मेरे ख्याल में दिस वाज द ऑब्जेक्टिव अमेरिका वांटेड टू अचीव दिस सिंस लॉन्ग टाइम। तो वो कर, और एरिया तो सारा डिस्टेबलाइज, अगर देखें ईरान का आसपास अगर गल्फ सारा डिस्टेबलाइज होता है, अमेरिका को सूट करता है। उसकी वजह क्या है? अमेरिका इज अ वॉर बेस इकोनॉमी है। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि अभी इस जुलाई के अंदर उन्होंने कुवैत और सऊदी अरेबिया को असला बेचा है। अल्टीमेटली इसराइल भी लेगा, इस वक्त इसराइल भी एक्टिव हो रहा है। तो वॉर बेस इकोनॉमी में अगर देखा जाए, और जो इस वक्त अमेरिका में जो इनकी प्रोडक्ट है जो बेचते हैं ये, वो तो उसका फिर अल्टीमेटली दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स एंड गोल्स बड़े अरसे से। और चाइना चोक हो रहा है, चाइना इज गेटिंग सीरियस, रशिया इज गेटिंग सीरियस विद इट, क्योंकि ये सारा खिता जिस खिते की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी क्लोज टू रशिया और चाइना। तो मेरे ख्याल में पर चाइना तो रशिया से भी तेल ले रहा है, उसका बाबुल मंदब से तेल भी नहीं रुका हुआ। चाइना में कोई ऑयल क्राइसिस नहीं है इस वक्त। नहीं देखिए, चाइना का, ईरान का सबसे ज्यादा तेल तो चाइना जाता था, वेनेजुएला का सबसे ओवरऑल को 7-9% था, उनकी ओवरऑल जरूरत का 7-9% था, ईरान का 90% था, चाइना का तो 7 से 9% था। लेकिन देखिए ना, चाइना जितनी बड़ी मार्केट है, चाइना के अंदर जिस तरीके से मिडिल क्लास ग्रो किया है, जिस तरीके से गाड़ियां वहां बढ़ी हैं, उनके एनर्जी सोर्स को जाके उस पर पांव रखना उस पाइप के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो सिलसिला तो होगा। जो पहले जिस तरह वो अपनी टी पार्ट रिफाइनरीज के साथ पैसे लेकर देवर मिंटिंग मनी, उनकी इकोनॉमी खड़ी थी सस्ते से सस्ता तेल लेकर ईरान से ब्लैक मार्केट में, तो वो चीजें तो फिर रुक गई ना। वो तो ऑब्जेक्टिव तो उसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका इज सक्सेसफुल इन इट। और आज अब आपको कितने दिन और जंग चलती नजर आती है? देखिए, मैं जाती तौर पे जो मैंने मुजम्मल भाई देखा है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के बाद, उन रसूमात के बाद, इस वक्त IRGC का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। और मेरा जहां तक जाती ख्याल है, और जो खबरें इस वक्त बाहर फैलाई जाती हैं, जी अमेरिका के पास असला खत्म हो गया है, अमेरिका के पास पैसा खत्म हो गया, तो मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में जाती तौर पे देखिए, मैं इस अमेरिका अपना असला किस तरह खत्म हो जाएगा जब वो खुद असला कुवैत और सऊदी अरेबिया को बेच रहा है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस जो है, देखें होतीज को आगे उन्होंने कर लिया है और डील भी नहीं कर रहे, किसी टेबल पर नहीं आ रहे। सिकंदर मोमनी साहब देखें पाकिस्तान आए हैं, दर हकीकत अगर मैं देखा जाए, ईरान जो स्टेटमेंटें आ रही कि वो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कल मार्को रूबियो साहब ने कहा है कि ईरानी हमारे साथ डील करते हैं लेकिन बड़ी जल्दी सीरियस नहीं होते, या ब्रेक कर लेते हैं या कहते हैं इसको चेंज करें। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो है। IRGC का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। आपको नहीं लगता है कि इस बार अमेरिका के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो ईरान को शिकस्त दे सके? सारा असला उसने इस्तेमाल कर लिया है, टोमाहॉक से लेके B1 B2 से लेके हर ऑप्शन वो यूज कर चुका है, लेकिन ईरान की रेजिस्टेंस जो है उसके आगे अमेरिकी असला कोई काम नहीं कर रहा। कोई 53 दिन हो गए बमबारी को, 53 डेज। उसमें मुजम्मल पर मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा कि कोस्टल एरियाज को सिर्फ अटैक किया जाता रहा, कोस्टल एरियाज को। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि हरमूज को जो सर्वेलेंस करते हैं, जहां से अपने ये ड्रोन उड़ाते हैं, मिसाइल मारते हैं हरमूज, उसको डिसेबल किया जाए। शहरों के ऊपर सिविलियन उन्होंने टारगेट अभी तक किया नहीं है। मैं अगर छोटी सी अर्ज करना चाहूं, अगर सिविलियन एक मिसाल है, उनके बिजली घरों को आज खत्म कर दिया जाए तो मिसाइल उन्होंने मोमबत्तियों से तो नहीं उड़ाने ना, इंटरनेट को अभी जाम कर दें, चीजें खत्म कर दें, तो किस तरह ईरान मूव करेगा? इस चीज पे मैं एग्री करूंगा कि अभी तक वो एक हाथ से लड़ रहे हैं, दोनों हाथों से अमेरिकन अभी अटैक नहीं कर रहे। पर उसके जवाब में पूरे गल्फ का बिजली घर उड़ा देंगे, पूरे गल्फ के पानी के प्लांट उड़ा देंगे। वो कोई खाली हाथ बैठे हैं चूड़ियां बैठ के पहन के ईरानी? वो भी तो आगे से उसकी एक कॉस्ट है ना। आपने एक पुल उड़ाया, उन्होंने बहरीन सऊदी अरब का पुल उड़ा दिया। आपने उनका पानी का एक प्लांट उड़ाया, उन्होंने कुवैत में पानी के 2 प्लांट उड़ा दिए। तो वो तो आप जो, अगर आप सिविलियन साइड पे अमेरिकन आएंगे तो वो भी सिविलियन उड़ा देंगे सारा। नहीं, सिविलियन पहले ही कर रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट, कुवैत के एयरपोर्ट पे हमले कर रहे हैं। आप देखें तो इन्होंने बहरीन के अंदर अमेज़न सेंटर उड़ा दिया है, वो मिलिट्री टारगेट थोड़ी था। तो ये वो तो खुद हमले पहले ही कर रहे हैं सिविलियन एरियाज के अंदर। लेकिन अमेरिका, जिस तरह मैंने अभी कहा, अभी तक मेरे ख्याल में अमेरिका इज नॉट गोइंग आफ्टर द सिविलियन टारगेट्स।
दे आर जस्ट कीपिंग द आर्मी। बस आखिर में आपको लगता है अगले 72 घंटे में शदीद लड़ाई शुरू हो जाएगी? मेरा जहां जाती ख्याल है, कल राची साहब ने भी कहा है कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर के अपना असला इकट्ठा कर रहा है, और आपने जिस तरह खुद फरमाया है B-1 का कल यूके से उड़ के जाना, जिसमें 24,000 जिसमें 2,000 पाउंड के बम 24 बम कैरी करने की सलाहियत है उसके ऊपर। तो बड़ा ख्याल में जो है फ्यूचर में वहां अगर चाइना और रशिया ने या पाकिस्तान ने इनकी मदद ना की, नेगोशिएट ना किया सीरियस होके, लेकिन इसमें होगा नहीं, इसलिए मुजम्मल भाई इस वक्त IRGC जो है, बल्कि आज से 2-4 दिन पहले तो आपको पता है CNN ने रिपोर्ट कर दिया था कि पासदारान धमकी दे रहे हैं कि हम कू कर देंगे अपनी सियासी क्यादत के सामने। तो ओवर कॉन्फिडेंट है इस वक्त, और उनको समझाने वाला कोई नहीं है। इराकची साहब खुद कह चुके हैं कि हमारी आर्मीज इंडिपेंडेंट है, हमारे जो जनरल हैं, मेरा ख्याल 11 जनरल हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो चेन ऑफ कमांड का इशू भी है वहां पे इस वक्त अगर देखा जाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, वेरी डेंजरस। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मानसून बारिशों की वजह से मुख्तलिफ दरियाओं में इस टाइम तूफ़ानी है, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इंतज़ामिया ने अलर्ट कर रखा है। जबकि PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, और दरियाई चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और पंजाब में बारिशों ने जो तबाही मचाई है उसके नतीजे में हादसात में 21 अफराद जान से जा चुके हैं। इसी पर बात करेंगे उमर अब्बास साहब, DG PDM में पंजाब है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर अब्बास मेला साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त पंजाब में सैलाब की? क्योंकि पंजाब से ही सिंध पहुंचता है अभी पानी, तो अभी पंजाब में दरियाए चनाब पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बाकी दरियाओं की क्या पोजीशन है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सैलाब की सिचुएशन ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है, और जो फ्लो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब रिसेंट बारिशें हुई थी 4-5 दिन, आपने देखा होगा इधर भी कैचमेंट एरियाज़ में भी तो पानी काफ़ी आया था। उसकी वजह से आपका लो फ्लड की सिचुएशन है इंडस में, लेकिन अभी हमारी डैम्स की कैपेसिटी काफ़ी है। उसके अलावा चिनाब में हमारा एक दिन गया था 275,000 क्यूसेक हाई फ्लड की तरफ, लेकिन अब हर जगह मीडियम फ्लड है और वो डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि उसके भी कैचमेंट एरिया में डिक्रीज़ हो गई है रेनफॉल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करंट स्पेल था ये आहिस्ता आहिस्ता वीकन हो रहा है ये सिस्टम, और बारिशें जिस तेज़ी से और जिस वॉल्यूम से हो रही थी अभी फौरी तौर पे वो नहीं होंगी। सो इंशाल्लाह हमारे दरियाओं में ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि पिछले साल जैसी पोजीशन नहीं होगी इस साल सैलाब में? जी जो फोरकास्ट है सीजन की वो है बिलो एवरेज रेनफॉल की, तो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर होपफुल कि उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। दैट बीइंग सेड, कोई भी बारिश ऐसी हो जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पेल में आ जाए, जो 2-3-4 दिन पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए ज़्यादा वॉल्यूम, तो तब हमें ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। अभी जाहिर है अभी शुरू का मानसून है, अभी हमारी रिजर्वॉर्स में डैम्स में कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी है, दरियाओं में भी जगह है। तो अभी अक्रॉस द बॉर्डर भी उनके रिजर्वॉर्स फुल नहीं है, उधर भी अभी मोर देन 50% जगह है। तो अभी इस वक्त अगर बारिश हो भी तो ये फौरी तौर पे फ्लड सिचुएशन इंशाल्लाह क्रिएट नहीं होगी। जो दरियाओं के बेड थे, जैसे पिछली दफ़ा कहा गया था कि दरियाओं के बेड्स में इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से सैलाब हो जाता है, पानी का रास्ता क्लियर नहीं है, PDM ने कोई वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करने पे आप कह सकते हैं पिछले साल की निस्बत कितनी बेड्स की इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है, पानी का बहाव जाने का हमने कितना बेहतर किया है? जी लास्ट ईयर ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था कि आपकी ईस्टर्न रिवर्स में भी इतना फ्लड आ जाए, और बड़े सालों से ज़ाहिर है वो क्योंकि ड्राई थे तो उनके बेड्स में परमानेंट सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गई थी। तो जाहिर है उसका सारा जब पिछले साल नुकसान हुआ तो काफ़ी सारे लोग तो खुद ही मूव कर गए, बिकॉज ऑब्वियसली दरिया ने अपना रास्ता बनाया तो लोगों को भी एक रियलाइजेशन हो गई। उसके अलावा हमने भी ज़ाहिर सर्वे किए कि कहाँ कहाँ इसका परमानेंट होनी चाहिए रास्ता और कहाँ कहाँ तक हमने लोगों को नहीं जाने देना। तो वहाँ तक हमने कोशिश की है कि बिल्कुल पॉपुलेशन ना हो। आर्जी सेटलमेंट्स लोग बना लेते हैं क्योंकि अपनी काश्त वगैरह अंदर की होती है, लेकिन अतल इम्कान कोशिश है कि परमानेंट रेजिडेंस ना हो। उसके अलावा ये होता है कि हमारे जो नाले वगैरह होते हैं उनकी सफाई सुथराई, उनमें डबरी, उनमें गंद वगैरह बहुत होता है जिसकी वजह से भी रुकता है पानी। तो वो भी ओवर द ईयर काफ़ी उसमें मैसिव एक्सरसाइज हुई है,
दरियाओं की क्लियरेंस की, तो इसलिए इस साल पानी शहरों से भी ज़्यादा आसानी हुई है निकलने में, कि क्योंकि आपके नालाज वगैरह क्लियर हो चुके थे। अब ये लगता है कि जब पंजाब के दरियाओं से पानी फिर सिंध पहुंचता है ना, फिर सिंध में सैलाब बाद में आता है, पहले पंजाब में आता है, आप क्या समझते हैं कितना पानी इस बार पंजाब सिंध भेजेगा और सिंध में सैलाब की क्या पोजीशन होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो इन बारिशों में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। जैसे आपको बता रहा हूँ कि मीडियम फ्लड है और पानी डिक्लाइन कर रहा है, और अभी मतलब कादराबाद तक पहुँचा है, बलोकी तक पहुँचा है, तो वी आर होपफुल कि जब तक सिंध तक पहुँचेगा तो वो लो फ्लड या नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इतना रिवर का फ्लो वैसे ही एक्सपेक्टेड होता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सीज़न भी ऐसा है कि मानसून आती हैं, हमारी रिप्लेनिश होता है, ग्राउंड वाटर भी, हमारे डैम्स भी, हमारे रिवर्स भी, तो इतना पानी एक्सपेक्टेड होता है और इतना इंशाल्लाह इजीली मैनेजेबल भी होता है। कुछ एक राय ये भी है कि कोई फ्लड हमें स्टोरेजेस बनानी चाहिए, क्योंकि हर साल अब फ्लड आता है, हम बहुत सारा पानी ज़ाया कर देते हैं, तो कोई आप पीडीएम में फ्लड रेन वाटर स्टोरेजेस या फ्लड वाटर स्टोरेजेस पर काम कर रहा है या नहीं? हमारी कुछ जगह पे जाहिर है जो बड़े डैम्स होते हैं वो तो काफ़ी हद तक फेडरल गवर्नमेंट का पर्व्यू होता है। पंजाब अपने एंड पे ट्राई कर रहे हैं कि छोटे रिजर्वॉयर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, इसका प्रोग्राम जारी है। हमारे ख़ास तौर पे जो हिल टॉरेंट्स का भी इलाका है वहाँ पे भी हमारी प्रोग्राम चल रहा है, जो वहाँ पे रिजर्वॉयर्स, छोटे डैम्स हैं, ताकि लोगों के लिए पानी भी इकट्ठा हो जाए और जो हिल टॉरेंट्स का फ्लो है उसमें भी ब्रेक आए। तो इस हद तक हम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम ज़ाहिर है जो पानी आ रहा है वो ज़ाया ना हो, हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए और कुछ हद तक हम स्टोर भी करें। दरियाए चेनाब की क्या पोजीशन है? लास्ट टाइम दरियाए चेनाब में काफ़ी पानी आया था। जी बिल्कुल, दरियाए चेनाब में ज़ाहिर है क्योंकि उसमें हमारा रिजर्वर नहीं है और उसका कैचमेंट एरिया क्रॉस द बॉर्डर है, और वो ज़ाहिर टेरेन भी ऐसे है कि जैसे ही बारिश होती है बड़ा कम रिएक्शन टाइम होता है, फ़ौरन पानी आ जाता है, और वहाँ पे क्रॉस द बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जब बारिश कैचमेंट एरिया में हो तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मीडियम फ्लड है, मतलब तकरीबन 275 तक उसकी गई थी पीक 2 दिन पहले, अब वो 180 और 170 के बीच में है और वो डिक्लाइन कर रहा है। पिछले साल कितना आया था उसमें? पिछले साल जो मैक्सिमम आया था वो 917,000 था, तो उसकी कैपेसिटी 11 लाख है, तो अभी उससे हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वी आर होपफुल कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया उमर अब्बास साहब। इस हवाले से तो हमें वक्तन फ़क्तन सूरत हाल, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है क्या सूरत हाल होगी, ये तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। बात आखिर में मुज़म्मिल साहब के कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने ओहदों से नहीं बल्कि अपनी खिदमात से पहचानी जाती हैं, जबकि अमीरुल अज़ीम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में एक पैकेज है हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि आप देखें उनके सोने हयात पे। जी कुछ शख्सियात ओहदों से नहीं बल्कि अपनी खिदमात से पहचानी जाती हैं। अमीरुल अजीम भी ऐसी ही एक शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक के लिए वक्फ किए रखी। 1958 में लाहौर में पैदा होने वाले अमीरुल अजीम ने अपनी सियासी व तंजीमी जिंदगी का आगाज इस्लामी जमीयत तलबा से किया। मुसलसल जद्दोजहद, नज़्म ज़ब्त और क़ियादी सलाहियतों के बायस वो जमात इस्लामी की मरकजी क़ियादत तक पहुँचे। अमीरुल अजीम 2013 से 2018 तक जमात इस्लामी लाहौर के अमीर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे और 2019 में सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। उन्होंने जमात इस्लामी की तंजीम साजी, कारकुनों की तरबियत और कौमी मामलात पर जमात के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने में नुमायां किरदार अदा किया। वो सादा मिजाज, असूल पसंद और खामोश मगर मौसर क़ियादत के लिए जाने जाते थे। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से तवील जद्दोजहद के बावजूद वो आखिरी वक्त तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। 22 जुलाई 2026 को उनका इंतकाल हुआ, जिसे जमात इस्लामी और इनके रुफ़का ने एक बड़ा नुकसान करार दिया। अमीरुल अजीम तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी सियासी, तंजीमी और नजरियाती खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी।